गुड मॉर्निंग बच्चों। भौतिक भूगोल में हमने पूर्व में पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बात की, महाद्वीपों की उत्पत्ति के बारे में बात की। आज हम बात करेंगे पर्वतों के निर्माण के बारे में। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि उच्चावचों की 3 श्रेणियां हैं। प्रथम श्रेणी उच्चावच महाद्वीप एवं महासागर, द्वितीय श्रेणी उच्चावच पर्वत पठार और मैदान, तृतीय श्रेणी उच्चावच इन दोनों उच्चावचों के ऊपर, दोनों श्रेणी के उच्चावचों के ऊपर बनने वाली स्थल आकृतियाँ तृतीय श्रेणी उच्चावच कहलाती हैं। पर्वत द्वितीय श्रेणी उच्चावचों में सम्मिलित किए जाते हैं। इनका निर्माण किस प्रकार से हुआ है देखने में हमको ये प्रक्रिया कोई बहुत विशेष नहीं लगती। हमको लगता है कि हाँ बने हुए हैं प्रकृति के द्वारा, लेकिन ये किस प्रकार से पर्वतों का निर्माण हुआ है, किसको हम पर्वत कहते हैं, ये बातें हमारे लिए जाननी आवश्यक है। पर्वत भूतल पर द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों में सम्मिलित होते हैं। पर्वत उस श्रेणी अथवा उस उच्च स्थान को कहते हैं जिसका ढाल तीव्र हो तथा वह अपने समीपवर्ती क्षेत्र से इतना अधिक ऊंचा हो, अधिक का मतलब लगभग 500 मीटर, कि वह दूर से ही स्पष्ट दिखाई दे सके तथा उसका शिखर पठार के विपरीत संकुचित हो। पर्वत स्थल के ऐसे पुंज या समूह हैं जो अपनी पर्याप्त ऊंचाई के कारण अपने आस पड़ोस की अपेक्षा अत्यंत स्पष्ट होते हैं, किंतु उनके शीर्ष पर तल का विस्तार अधिक नहीं होता। जब हम पर्वतों की बात करेंगे तो पर्वत कई रूप में पाए जाते हैं, जैसे पर्वत कटक, पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रृंखला, पर्वत तंत्र, पर्वत वर्ग, पर्वत समूह, पर्वत शिखर इत्यादि। इन सबको हमको अलग अलग उसमें देखना चाहिए कि हम किसे तो पर्वत कटक बोलेंगे, कौन सी पर्वत श्रेणी है, कौन सी पर्वत श्रृंखला है, कौन सा पर्वत तंत्र है, इत्यादि इत्यादि। पर्वत कटक संकीर्ण एवं ऊंची पहाड़ियों के सिलसिले को पर्वत कटक कहते हैं, जो कि आकार में लंबे एवं संकरे होते हैं। चट्टानों के स्तर के मुड़ने पर कटक की रचना होती है। पर्वत श्रेणी पहाड़ों तथा पहाड़ियों के क्रम को पर्वत श्रेणी कहते हैं, जिनमें कई कटक, शिखर एवं घाटियाँ सम्मिलित होती हैं। पर्वत श्रृंखला, इसे पर्वतमाला भी कहा जाता है। वह विभिन्न युगों में विभिन्न प्रकार से निर्मित लंबे तथा सक्रिय पर्वतों का विस्तार समानांतर रूप में पाया जाता है, तो उसे पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। पर्वत तंत्र, एक ही युग में निर्मित विभिन्न पर्वत श्रेणियों के समूह को पर्वत तंत्र कहा जाता है। पर्वत वर्ग को पर्वत समुदाय भी कहा जाता है, जो कि पर्वतों का एक उच्च स्थल खंड होता है, परंतु पर्वतों का कोई निश्चित क्रम नहीं पाया जाता। अब बात है पर्वतों का वर्गीकरण। हम किस प्रकार से पर्वतों का वर्गीकरण करते हैं। पर्वतों को निम्न आधार पर हम विभाजित कर सकते हैं: ऊंचाई के आधार पर, स्थिति के आधार पर, उत्पत्ति अथवा निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर, उत्पत्ति काल तथा पर्वत निर्माणकारी घटना के आधार पर। ये 4 वर्गों के अंदर हम पर्वतों को बांट सकते हैं। ऊंचाई के आधार पर जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि निम्न या निचले पर्वत, जिन पर्वतों की ऊंचाई 700 से 1000 मीटर तक होती है, उन्हें निम्न पर्वत कहा जाता है। दूसरे रुक्ष पर्वत या कम ऊंचे पर्वत, इन पर्वतों की ऊंचाई 1000 से 1500 मीटर तक होती है। घर्षित पर्वत, इन पर्वतों की ऊंचाई का निर्धारण 1500 से 2000 मीटर तक होता है। इनका अगर हम उदाहरण की बात करें तो
अपलेशियन, अरावली तथा पश्चिमी घाट की पहाड़ों की को उपस्थित किया जा सकता है इस श्रेणी में घर्षित पर्वतों में। ऊंचे पर्वत 2000 मीटर से अधिक ऊंचे पर्वतों को इस श्रेणी में रखा जाता है। तो ये तो आधार हो गया ऊंचाई के आधार पर। दूसरी जो बात हमने की थी वो स्थिति के आधार पर। पर्वतों का विस्तार स्थलीय एवं सागरीय भागों में पाया जाता है। इस आधार पर पर्वत दो वर्ग में हम बांट सकते हैं। पहला एक स्थल स्थित पर्वत और दूसरा सागर स्थित पर्वत। स्थल स्थित पर्वतों में तटीय पर्वत और आंतरिक पर्वत। सागर स्थित पर्वत स्थलीय पर्वतों के अलावा अनेक पर्वतों का विस्तार सागरीय द्रोणियों के अंदर भी होता है अथवा महाद्वीपीय निमग्न तटों पर भी पाया जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं इस वर्गीकरण में निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर। सभी पर्वतों का निर्माण समान रूप से नहीं होता है। पर्वतों के निर्माण तथा विकास में मुख्य रूप से संपीड़न की शक्ति, खिंचाव की शक्ति, ज्वालामुखी उद्गार तथा उससे निस्तृत पदार्थों का जमाव, अपर्दन के प्रभाव तथा स्थल के उभार आदि का सहयोग इसमें रहता है। परंतु किसी भी पर्वत के निर्माण में आवश्यक नहीं है कि उपयुक्त सभी कारक कार्यरत हों। हो सकता है कि एक पर्वत के निर्माण में एक से अधिक शक्तियों का सहयोग हो, परंतु उसमें कोई एक शक्ति सर्वाधिक प्रबल होती है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं पर्वतों की, इसमें हम देखते हैं कि पर्वत मौलिक अथवा विवर्तनिक पर्वत यहाँ हमको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अवशिष्ट एवं घर्षित पर्वत हमको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर्वतों को जब हम देखेंगे, जब हम निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर जब हम वर्गीकृत करते हैं पर्वतों को, तो हम देखते हैं कि मौलिक पर्वत, इनके अंदर हम वलित पर्वतों को, अवरोधी या ब्लॉक पर्वत, गुंबदाकार पर्वत और संग्रहित पर्वतों को सम्मिलित करते हैं। अब वलित पर्वत कौन से होते हैं? जिन पर्वतों का निर्माण भूसन्नति के द्वारा होता है उन पर्वतों को हम वलित पर्वत कहते हैं। जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा मोड़ या वलन पड़ जाते हैं तो उसे मोड़दार पर्वत या वलित पर्वत कहा जा सकता है या कहते हैं। वलित पर्वत विश्व में सबसे ऊंचे तथा सर्वाधिक विस्तृत पर्वत हैं। इनका विस्तार प्राय हर महाद्वीप पे पाया जाता है। यदि इनके विवरण पर दृष्टिपात किया जाए तो महाद्वीप के किनारों पर या हिमालय, अल्पाइन पर्वत समूह, रॉकीज, एटलस आदि वलित पर्वतों के प्रमुख उदाहरण हैं। साधारण वलित पर्वत, जब वलन साधारण होते हैं तथा अपनतियाँ एवं अभिनतियाँ साधारण रूप में व्यवस्थित अवस्था में पाई जाती हैं, उसे साधारण पर्वत हम कहते हैं। आयु के आधार पर वलित पर्वतों को हम फिर विभाजित कर सकते हैं। युवा वलित पर्वत, इस प्रकार के वलित पर्वतों की विशेषताएं उन पर होने वाली अपर्दन की क्रियाओं की मात्रा तथा उनके धरातलीय स्वरूप के आधार पर निश्चित किया जाता है। उन पर्वतों को हम युवा वलित पर्वत कहते हैं। इसके उदाहरण के तौर पर हम हिमालय पर्वत को हम युवा वलित पर्वत कहते हैं। इसके अलावा परिपक्व वलित पर्वत, धरातल पर नूतन मोड़दार पर्वत वास्तव में परिपक्व पर्वत ही होते हैं जिनमें एकनत कटक तथा एकनत घाटियाँ पाई जाती है। मोड़ों के अंतिम भाग में कटक या घाटियाँ मिल जाती हैं एवं पर्वतों में ऊबड़ खाबड़ आकृतियों का आविर्भाव हो जाता है। अब वलित पर्वतों की विशेषताएं क्या होती हैं? सभी वलित पर्वत यद्यपि एक समान नहीं होते, परंतु उनमें कई ऐसे उभय विशेषताएं होती है कि उन्हें अन्य पर्वतों से हम अलग कर सकते हैं।
पहली जैसे विशेषता क्या होगी, वलित पर्वतों की उत्पत्ति को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि भूतल के नवीनतम पर्वत है जिसमें विश्व की उच्चतम चोटियाँ पाई जाती है। दूसरा, वलित पर्वतों की चट्टानों की बनावट को देखने से ज्ञात होता है कि उसका निर्माण अवसादी चट्टानों के दबाव पड़ने से मोड़ पड़ने के कारण हुआ है। इन पर्वतों में सम्मिलित अवसादी चट्टानों का जमाव नदियों द्वारा तलछटीय निक्षेप के कारण हुआ है। तीसरा, पर्यवेक्षणों के आधार पर यह स्पष्ट हो चुका है कि वलित पर्वतों में पाई जाने वाली चट्टानें जलज हैं। जलज अर्थात जल के द्वारा निर्मित हैं, अर्थात इनका निक्षेप जलीय भागों से हुआ है। इन चट्टानों में सागरीय जीवों के अवशेष हमको देखने को मिलते हैं जो परमाणु के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं। चौथा, वलित पर्वतों में तलछटों की गहराई कई हजार मीटर तक पाई जाती है। इस आधार पर कुछ विद्वानों ने प्रमाणित करने का प्रयास किया कि इनका जमाव अत्यधिक गहरे सागर में हुआ है, परंतु इन तलछटों में ऐसे सागरीय जीवों के अवशेष पाए जाते हैं जो कि केवल उथले सागर में ही पनप सकते हैं। इस आधार पर यह प्रमाणित होता है कि चट्टानों का जमाव न होने के कारण सागर में वर्ण उथले सागर में हुआ है। तलछटीय जमाव के कारण बढ़ते भार के फलस्वरूप सागरीय पेटियां नीचे की ओर धंस गई हैं तथा जमाव एवं धसाव की लंबी प्रक्रिया के कारण इतने गहरे तलछटों का जमाव हुआ है। इस प्रकार से कई विशेषताएं जो वलित पर्वतों को अन्य पर्वतों से अलग करती है। इसके बाद में हम देखेंगे कि अवरोधी एवं ब्लॉक पर्वत। अवरोधी पर्वतों का निर्माण तनाव एवं खिंचाव की शक्तियों के द्वारा होता है। आपने पूर्व में पढ़ा है कि जो अंतर्जात बल हैं उनके कारण विभिन्न धरातल के विभिन्न भाग कोई ऊपर कोई नीचे की तरफ धंस जाते हैं। वैसे ही ब्लॉक पर्वतों का जो निर्माण है उनका निर्माण खिंचाव के कारण धरातलीय भागों में दरारें या भ्रंश पड़ने के कारण हुआ है, जिस कारण धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है तथा कुछ भाग नीचे की तरफ धंस जाता है। इस प्रकार दरारों के समीप ऊंचे उठे भागों को ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। चूँकि अवरोधी पर्वतों का निर्माण दरार या भ्रंश के कारण होता है, अतः इसे भ्रंशोस्त पर्वत भी कहा जाता है। ब्लॉक पर्वत प्राय दो समांतर दरारों के मध्य स्थित होते हैं जिनका आकार मेज के समान होता है। ब्लॉक पर्वतों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में एक मत नहीं है। इस विषय में दो प्रमुख मत उल्लेखनीय हैं। भ्रंश या दरार सिद्धांत। अधिकांश विद्वानों के अनुसार ब्लॉक पर्वतों का निर्माण भूपृष्ठ पर चट्टानों में बड़े पैमाने पर दरार या भ्रंश के निर्माण के कारण होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ऊटा तथा नेवादा प्रांतों में स्थित ग्रेट बेसिन रेंज पर्वतों की चट्टानों की बनावट का अध्ययन क्लेरेंस किंग ने किया तथा इन पर्वतों का नामकरण गिलबर्ट ने 1870 से 1875 ईस्वी के बीच भ्रंशित ब्लॉक पर्वत किया। इसी प्रकार समय से दरार या भ्रंश में उत्पन्न पर्वतों को अवरोधी या ब्लॉक पर्वतों की संज्ञा दी गई है। अब यहाँ पर हमने देखा कि पर्वतों का ये विभिन्न प्रकार हैं, विभिन्न वर्ग हैं, इनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, उसी के आधार पर उनको हम वर्गीकृत कर सकते हैं। ये सामान्य पर्वत निर्माण की प्रक्रिया है। इसके पश्चात हम देखेंगे कि जो पूर्व के अंदर किस प्रकार से पर्वतों के निर्माण संबंधी जो सिद्धांत हैं उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से पर्वतों का निर्माण हुआ है जो कि द्वितीय श्रेणी उच्चावच हैं। तो आगे अगली कक्षा में हम इसके बारे में बात करेंगे।